So shall I start my session? Okay. Good morning, everyone. I hope everyone is fine and safe. Let me introduce myself. My name is Rashmi Trikha. I am an Associate Management and Records Head at MTC. And for you guys, I am your fifth mentor of this event. I'll be clearing your concepts of inheritance, method overriding, aggregation, instance of operator, super keyword, etc. But most importantly, I want you all to respond, to interact with me. Okay? We are conducting this event for your better understanding. We could have also make videos and ask you to go through them, but we want our audience to enjoy this event thoroughly. Fine. Coming to the contents, we are going to study today inheritance. It is a relationship, use of inheritance, method overriding, instance of operator, super keyword, and at last aggregation. Fine. So without wasting time, let me start with my first slide. Inheritance can be defined as the process where one class acquires the properties of another. Now, this definition is something we have been hearing since class 5th. Okay. The most used example of inheritance is a child inheriting the features of his parents. ठीक है, ये हमने सबने 5th और 4th क्लास में बहुत पढ़ा है. Now, the class which inherits the properties of other is known as subclass, and the class whose properties are inherited is known as superclass. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले कि उसको कोड कैसे करते हैं. फाइन. ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक सुपर क्लास नेम डिक्लेयर किया, उसके अंदर हम मेथड्स और फंक्शंस डिफाइन कर देंगे. फाइन. अब हमें जब इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें पहले चाइल्ड क्लास का नाम, फिर एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके और फिर उस सुपर क्लास का नाम लिखते हैं. ठीक है, दिस इज द मेन सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस. अगर आपको कोई क्लास इनहेरिट करनी है तो सिंपली पहले उस चाइल्ड क्लास का नाम, एक एक्सटेंड कीवर्ड और फिर पेरेंट क्लास का नाम. फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास ए बनाई, क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास यानी कि सुपर क्लास है. अब हमें अगर इसे इनहेरिट करना है तो हम एक क्लास बी बनाएंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे और आगे पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इससे आगे बढ़ने से पहले एक प्रोग्राम खुद बनाते हैं. यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम का नाम लिखूंगी programmer.java. ठीक है, नाउ फर्स्टली हमें सबसे पहले पेरेंट क्लास बनानी होगी. तो क्लास एम्प्लॉय, अगर हम एक फ्लोट टाइप का सैलरी वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू लेट्स से 40,000 है एंड ये क्लास क्लोज कर देंगे. फाइन. ये हमारे यहाँ पर पेरेंट क्लास डिक्लेयर हो गई है. अब चाइल्ड क्लास के लिए अगर हमें चाइल्ड क्लास का नाम प्रोग्रामर रखना है और उसको इनहेरिट करना है तो एक्सटेंस कीवर्ड का यूज होगा और फिर पेरेंट क्लास का नाम. फाइन. अब इसके अंदर हमें इन टाइप का एक बोनस वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू होगी 10,000. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें देखना है कि मेन मेथड में क्या होता है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर प्रोग्रामर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोग्रामर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे ऊपर के जो वैल्यूज हैं सैलरी और बोनस, इसको कॉल करने में काम आएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे system.out.println
Programmer salary is P dot salary. ठीक है, यहाँ इतना हो गया, समझ में आ गया? यहाँ पर हम चेंजेस कर देंगे, यहाँ बोनस प्रिंट करा देंगे। क्लास क्लोज। ठीक है, इतना आ गया समझ में? यह हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था पी प्रोग्रामर क्लास का, और यहाँ पर हमने सैलरी और बोनस दोनों वैल्यूज को कॉल किया है। ठीक है, अब इसको विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इसको रन करा के देख लेते हैं। जावा प्रोग्रामर, क्या प्रिंट हो गया? प्रोग्रामर सैलरी इज 40,000, प्रोग्रामर बोनस इज 10,000। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम आई गेस सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बैक टू आवर स्लाइड्स। Is a relationship. Now inheritance represents is a relationship. What is a? You must be thinking, but we have used these terms many a times. Whenever we study inheritance, we always say a child class is a type of parent class, as it is inheriting the properties of parent class. That's very simple. जो ये this जो is a relationship है हमारा, ये हमारा relationship define करता है दो classes के बीच। ठीक है, अगर एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, तो उनके बीच का कैसा रिलेशनशिप है वो इज अ रेफरेंस हमें बताता है। जैसे कि अभी हमने कोड किया है, जहां पर हमने एक एम्प्लॉय बनाई थी क्लास और उसका एक इनहेरिट क्लास बनाई थी प्रोग्रामर। तो उससे वी कैन से ना कि प्रोग्रामर इज एन एम्प्लॉय टू। तो क्या हुआ कि इवेंचुअली हमने दो क्लासेस के बीच का रिलेशन तो डिफाइन किया, तो ये इज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है इनहेरिटेंस में। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम ये कह सकते हैं कि लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है। यस ऑफ कोर्स वी कैन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लैपटॉप इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर डेल की बात करें पर्टिकुलरली, तो वी कैन से ना कि डेल भी एक लैपटॉप है एंड ऑल्सो डेल एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जस्ट इनहेरिट हो रही हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लैपटॉप ने इनहेरिट करी, तो लैपटॉप इज ऑब्जेक्ट। लैपटॉप की प्रॉपर्टीज डेल ने इनहेरिट करी, तो डेल भी इज अ लैपटॉप। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है वो भी इवेंचुअली पास ऑन होके डेल के पास आई, तो डेल इज अ ऑब्जेक्ट टू। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, हियर आर सम यूजेस ऑफ इनहेरिटेंस। First one is code reusability. As the name specifies, reusability is a mechanism which facilitates us to reuse the fields and methods of existing class. ठीक है, in simple words, to reuse a method means to use a code which has been done or prepared already. ठीक है, अगर हमने कोड लिखा है और हमें लगता है कि अगर यही कोड हमारा पूरे प्रोग्राम में यूज होना है, तो वी डोंट राइट इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम उसको एक बार ही लिख के उसको इनहेरिट करके जस्ट उस कोड को रीयूज कर देते हैं। बस थोड़ी फंक्शनैलिटीज में चेंजेस करने होते हैं, बाकी रेस्ट द कोड रिमेन सेम। तो ये मेन एडवांटेज है इनहेरिटेंस का, कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है। Another one is method overriding. So when a method in a subclass has the same name, same parameters or signature and same return type as a method in its superclass, then the method in the subclass is said to override the method of superclass. ठीक है, ये अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, धीरे धीरे जैसे कोड्स देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे, इसका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। If subclass has the same method as declared in the parent class, it is known as method overriding. ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि सब क्लास और सुपर क्लास के जो मेथड्स हैं वो सेम होना चाहिए मेथड ओवरराइडिंग के लिए। ठीक है, two advantages are provided. One is to provide specific implementation of a method that is already provided by its superclass, and another is to use it for runtime polymorphism. अब आपको लग रहा होगा कि रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इट्स नथिंग इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें कॉल जो है सबसे पहले वो ओवररिडन मेथड को जाता है रन टाइम में। ठीक है, व्हेन यू एग्जीक्यूटिंग अ कोड, तो जो ओवररिडन जो मेथड होता है,
ठीक है, बाद वाला, उसको कॉल सबसे पहले जाता है रन टाइम में, ठीक है। So with our slides, here are some rules if you want to implement inheritance to your codes. कुछ rules होते हैं method overriding के लिए, ठीक है। First one is method must have same name as in the parent class. Parent class और child class के जो method names हैं वो हमेशा same होने चाहिए। Method must have same parameters as in the parent class. उसके अंदर के जो parameters हैं, number of parameters, वो भी एकदम same होने चाहिए। And of course is a relationship, यानी कि inheritance होने चाहिए, ठीक है। अब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके एक कोड देख लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर एक बेस क्लास बनाई, ठीक है, पेरेंट क्लास, और हमने यहाँ पर शो मेथड को डिक्लेयर कर दिया। फाइन, शो मेथड के अंदर हमने एक लाइन प्रिंट करवाई, आई एम बेस, ठीक है, यहाँ तो सिंपल है। अब हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई डेराइव नाम से, विच इज एक्सटेंडिंग दैट बेस क्लास, ठीक है, शो मेथड ही है, लेकिन हम उसमें आउटपुट क्या दे रहे हैं, आई एम डिराइव्ड, ठीक है, आउटपुट अलग अलग है लेकिन शो मेथड सेम है। अभी हम मेन क्लास में क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया विच इज कॉलिंग शो मेथड ऑफ दिस बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास के शो मेथड के पास गया ये और कौन सी लाइन प्रिंट हुई, आई एम बेस, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया विच इज कॉलिंग शो मेथड ऑफ दिस डिराइव्ड क्लास, यानी कि यहाँ पर गया शो मेथड को गया पास, उसके बाद में कौन सी लाइन प्रिंट हुई, आई एम डिराइव्ड। तो इवेंचुअली हमने क्या देखा कि यहाँ पर मेथड ओवरराइड हो रहा है, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हैं और शो मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इस शो मेथड ने इस शो मेथड को ओवरराइड कर लिया, ठीक है। ओवरराइड वाज कि कुछ मिटा के अपना ऊपर वैल्यू रख दी, ठीक है। हमने यहाँ पर शो मेथड में आई एम बेस लिया था आउटपुट, लेकिन यहाँ पर शो मेथड में हमने डिफरेंट आउटपुट ले लिया, तो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इस शो मेथड ने इस शो मेथड को ओवरराइड कर लिया, यानी कि अब इस शो मेथड में नो मैटर कोई भी आउटपुट हो, लेकिन प्रिंट कौन सा होगा, यही वाला। अब अगर हम रूल्स की बात करें तो वी कैन सी कि शो मेथड सेम है, पैरामीटर्स अंदर के सेम है, ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पर इज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। फाइन, तीनों रूल्स हो गए मेथड ओवरराइडिंग के और हमने यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग देख भी लिया है। लेट्स गेट बैक टू स्लाइड्स। यहाँ पर बेसिक आपको बेसिक कंसेप्ट एक डायग्राम के थ्रू बताने के चाहा है कि जैसे यहाँ पर पेरेंट क्लास है एनिमल, उसके अंदर डेटा है, मूव एक मेथड है, एक ईट मेथड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है चाइल्ड क्लास में, ठीक है, चाइल्ड क्लास है डॉग, इज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, डॉग इज अ एनिमल। यहाँ पर डेटा 2 रखा जा रहा है जिसमें मूव मेथड है और एक बार्क मेथड है, ठीक है। जो मूव मेथड है ये ओवर रिडन मेथड है, क्यों, क्योंकि इसको ओवरराइड किया जाएगा। एंड जो चाइल्ड क्लास में जो मूव मेथड है वो ओवरराइडिंग मेथड है, यानी कि ओवरराइड करने वाला मेथड। फाइन, ये जो ईट मेथड है ये इनहेरिटेड मेथड है, जस्ट बिकॉज डॉग तो इनहेरिट करेगा ही ईट मेथड, ऑब्वियसली ही विल ईट टू, तो ये मेथड तो इनहेरिट हो गई, इसलिए उसका टर्म रखा गया है इनहेरिटेड मेथड, ठीक है। दिस इज जस्ट टू क्लियर योर डिफरेंट कंसेप्ट्स की किस चीज से नाम जो है वो डिनोट करेंगे। तो ओवररिडन मेथड, इनहेरिटेड मेथड, ओवरराइडिंग मेथड, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। फर्स्ट टाइप अगर देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें क्लास बी क्लास ए के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। बहुत सिंपल, जैसे कि अभी तक हमने एक प्रोग्राम किया था एम्प्लॉय और प्रोग्रामर वाला, वैसे ये है, लेकिन इसका भी एक कोड देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक पेरेंट क्लास बनाई है बेस विथ शो मेथड, और जिसका आउटपुट हमने दिया है बेस शो कॉल्ड, ठीक है। हमने यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाई है डिराइव्ड विच इज एक्सटेंडिंग दिस बेस क्लास, ठीक है, शो मेथड ही रखा है लेकिन उसका आउटपुट क्या है, डिराइव्ड शो कॉल्ड, ठीक है। या इतना क्लियर हो गया, ये बहुत बेसिक था। अब यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बी और बी से शो मेथड को कॉल कर रहे हैं ऑफ डिराइव्ड क्लास, तो व्हाट आर योर गेसेस कि क्या प्रिंट होना चाहिए, डिराइव्ड शो कॉल्ड या बेस शो कॉल्ड? So the answer is derived show called. ऐसा क्यों हुआ, हम यहाँ पर derived क्लास को कॉल कर रहे हैं
डिराइव क्लास के शो मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो डिराइव शो कॉल क्यों है? जस्ट बिकॉज इस शो मेथड ने इस शो मेथड को ओवरराइड कर लिया। फाइन, यहाँ पर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है ये कह सकते हैं। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें कॉल जाता है ओवररिडन मेथड को। अभी हमने डायग्राम में देखा था ओवररिडन मेथड कौन से होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अगर हम एक दूसरा प्रोग्राम देखें, ये क्या हो रहा है? यहाँ प्रोग्राम एकदम सेम है जैसे अभी हमने पहले देखा था, बस यहाँ पर एक फाइनल कीवर्ड का यूज हो गया है। इससे क्या चेंज आएगा हमारे आउटपुट में? क्या यही डिराइव शो कॉल वापस से प्रिंट होगा, या ये बेस शो कॉल प्रिंट होगा, या कंपाइल टाइम एरर होगा, या रन टाइम एरर होगा, या नो आउटपुट? ये आप लोग गेसेस करें। लेट्स सी आवर आंसर्स। कंपाइल एरर, ऐसा क्यों हुआ? हमने तो यहाँ पर डिराइव क्लास के शो मेथड को कॉल किया था, यानी कि इस शो मेथड को, तो उस हिसाब से तो डिराइव शो कॉल प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फाइनल कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, फाइनल कीवर्ड यूज करने से मेथड हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ जो शो मेथड है वो ऑब्वियसली इस शो मेथड को ओवरराइड कर रहा होगा, लेकिन हमने इस शो मेथड को हमने फाइनल कर दिया है तो ये ओवरराइड नहीं कर पा रहा, और ओवरराइडिंग हो ही नहीं रही, तो नो आउटपुट, तो कंपाइल टाइम एरर। फाइन, अब इस अगर फाइनल को हम इसकी जगह हमने स्टैटिक लिखा होता और इस फंक्शन को भी हमने स्टैटिक लिखा होता, तो क्या डिफरेंस आता? कुछ डिफरेंस आता आउटपुट में, या सेम वही रहता? डिफरेंस आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने मेथड्स को स्टैटिक कर दिया है। आउटपुट क्या आता? बेस शो कॉल्ड। ठीक है, अभी तक हम जो देख रहे थे कि वो था कि जब हमने शो मेथड को कॉल किया तो यहाँ जाना चाहिए और डिराइव शो कॉल होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमने मेथड्स को स्टैटिक कर दिया है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कभी भी स्टैटिक मेथड्स पे वर्क नहीं करता। दिस इज वन सिंपल बेसिक रीजन। ठीक है, हमने यहाँ मेथड्स को स्टैटिक कर दिया है, तो ऑब्वियसली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक मेथड्स पे काम नहीं करता है। एंड यहाँ पर जब हमने शो मेथड को कॉल किया तो बेस क्लास के शो मेथड के पास जाएगा और कौन सी लाइन प्रिंट होगी? बेस शो कॉल्ड। ठीक है, इतना आ गया समझ में हम लोगों को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपनी, सॉरी नेक्स्ट टाइप पे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्लास बी क्लास ए के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी क्लास बी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, लाइक अ लैडर। ओके, इसका भी हमें कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एक ग्रैंड पेरेंट क्लास बनाई है हमने, जिसपे हमने मेथड का नाम रखा है ग्रैंड। ठीक है, सिस्टम आउट प्रिंटलन में हमने लिखा है ग्रैंड पेरेंट्स आर स्लीपिंग। ठीक है, उसको हमने क्लास बनाई है पेरेंट नाम की, जो कि ग्रैंड पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके ग्रैंड पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। अब हमने यहाँ पर पेरेंट एक मेथड बनाया है, और सिस्टम और प्रिंटलन में हम यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं पेरेंट्स आर स्लीपिंग। फिर हमने यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाया है जो कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, चाइल्ड मेथड में हमने आउटपुट दिया है चाइल्ड इज स्लीपिंग। वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगर हम जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी, तो डी ये चाइल्ड मेथड को भी कॉल होगा, पेरेंट मेथड को भी कॉल होगा, एंड ग्रैंड मेथड को भी कॉल होगा। क्यों? क्योंकि यही तो मेन यूज है इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिट करते करते आप कोड को रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इनहेरिट किया, तो जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है वो चाइल्ड क्लास, उसके सुपर क्लास और सबसे सुपर क्लास सबकी प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, now as a quiz for you all, just try to answer them, it's not a complicated one. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास बनाई बेस। ठीक है, उसके अंदर हमने एक हेलो मेथड डिक्लेयर किया, एक आउटपुट दे दिया बेस। ठीक है, उसकी हमने चाइल्ड क्लास बनाई डिराइव्ड, व्हिच इज एक्सटेंडिंग दैट बेस क्लास, और उसके हेलो मेथड में हमने यहाँ पर डिराइव प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी से हम जब हेलो मेथड कॉल कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? डिराइव्ड, या sorry there is an error, this is public, it's private.
ठीक है। अब हम चाहे पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी और उससे हेलो मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हेलो मेथड या ये हेलो मेथड? लेट्स सी आवर आउटपुट। आउटपुट इज कंपाइल एरर। एरर क्यों? जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, प्राइवेट कीवर्ड यानी कि हम इस क्लास के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके फंक्शंस को, उसके वेरिएबल्स को, उसके मेथड्स को हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज इट्स केप्ट प्राइवेट। अगर ये पब्लिक होता तो नो डाउट डिराइव्ड प्रिंट होता, लेकिन एज इट इज प्राइवेट तो कंपाइल टाइम एरर। फाइन, इतना आगे समझ में? तो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जहां पर पेरेंट क्लास है एक और चाइल्ड क्लासेस हैं दो। ठीक है, इसका एक इनपुट देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास बनाया है बेस, ठीक है, उसके अंदर हमने बेस मेथड में एक आउटपुट दिया है दिस इज बेस। ठीक है, हमने उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई है डेराइव्ड 1 और एक चाइल्ड क्लास बनाई है डेराइव्ड 2। ठीक है, दोनों में अलग अलग मेथड्स हैं, दोनों में अलग अलग आउटपुट्स हैं। अब पॉइंट इज, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेराइव्ड 2 क्लास का, तो ऑब्वियसली वो डेराइव्ड 2 मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है, अब डेराइव्ड 2 बेस क्लास को एक क्या कहते हैं इनहेरिट कर रही है, तो ऑब्वियसली बेस मेथड को भी वो कर देगा एक्सेस। लेकिन क्या वो डेराइव्ड 1 को एक्सेस कर पाएगा? नो, इट विल गिव कंपाइल एरर। सी, डेराइव्ड 2 के ऑब्जेक्ट को हमने बनाया, क्रिएट किया, और जब उस ऑब्जेक्ट से हम डेराइव्ड 2 को कॉल कर रहे हैं, तो डेराइव्ड 2 मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, बेस मेथड भी कॉल हो रहा है यानी कि सुपर क्लास, लेकिन डेराइव्ड 1 नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस का मेन यूज ही होता है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, ना कि उस पेरेंट क्लास की दूसरी चाइल्ड क्लास को। ठीक है, ये होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें एक पेरेंट क्लास होती है, दो चाइल्ड क्लासेस होती हैं। लास्ट टॉपिक इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पर हमारी दो पेरेंट क्लासेस होंगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है? लेकिन जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड व्हाई दिस इज सो? इसका डाउट भी दूर होगा। एक अगर आप कोड देख लें, तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस कभी यूज होता तो उसमें क्या दिक्कत आती, क्या इशू फेस होते, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है बेस पेरेंट क्लास, जिसमें हमने मैसेज मेथड लिखा। ठीक है, उसका आउटपुट दिया हेलो। हमने यहाँ पर एक डिराइव्ड मेथड बनाई है, दोनों पेरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं किया है, क्योंकि ये भी पेरेंट क्लास ही है। इसमें हमने मैसेज मेथड में हमने वेलकम प्रिंट करवाया। ठीक है, अब अगर हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं सी, जो कि डिराइव्ड और बेस दोनों को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ओबीजे ऑब्जेक्ट से हम मैसेज मेथड को कॉल कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हिच मैसेज मेथड वुड बी इन्वोक्ड? क्योंकि सी के लिए तो उसके दो पेरेंट क्लासेस हैं, एक बेस एक डिराइव्ड। तो ये जो ओबीजे मैसेज मेथड है, ये कौन से मैसेज मेथड को कॉल करेगा, डिराइव्ड वाले को कि बेस वाले को? So here the confusion arises. To avoid this confusion, to avoid this ambiguity, Java doesn't support multiple inheritance. ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? Let's move further with our slides now. Now here is a task for you all. Read the question, think for 2 minutes and try to code in your mind. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर हमने एक बैंक क्लास डिक्लेयर करी है, जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का 8% होता है, आईसीआईसीआई का 7% एंड एक्सिस का 9%। तो हमने इस क्वेश्चन, इस सिनेरियो के हिसाब से हमें एक कोड करना है। तो अभी आप कोड तो ना करो, बट जस्ट एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो कि कितनी क्लासेस बनेंगी, कैसे बनेंगी, क्या क्या डिक्लेयर होगा, इतना एक आइडिया लग सकता है। सो थिंक फॉर 2 मिनट्स एंड ट्राई टू इमेजिन अ स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन। ऑल्सो ये भी आप लोग गेस कर सकते हो कि ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल या हायरार्किकल। तो हम अपना अगर कोड देखते हैं, सो फर्स्टली हमें एक बैंक क्लास बनानी थी,
हमने बैंक क्लास बना दी जिसमें हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हमने एक SBI जो है हमारा बैंक, उसको हमने एक्सटेंड करवा दिया बैंक क्लास से, ठीक है, जिसमें सेम मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रिटर्न वैल्यू 8 डाल दी, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी के साथ भी करेंगे, ICICI और एक्सिस, ठीक है, दोनों में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग, लेकिन उनके रिटर्न वैल्यूज भी क्या है, 7 और 9, ठीक है। यहाँ पर ये फर्क हो गया। अब आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्लास टेस्ट है, यहाँ पर मेन मेथड में हमने SBI, ICICI और एक्सिस के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से इन तीनों मेथड्स को, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड्स, इन तीनों मेथड्स को कॉल करेंगे, ठीक है। SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट S यानी कि SBI को ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के यूज से हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे ICICI के साथ और ऐसे एक्सिस के साथ, फाइन। एंड ऑल्सो दिस इज अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, जहां पर एक पेरेंट क्लासेस हैं और उसके 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, ICICI रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 एंड एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, फाइन। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा, अभी तक हम बहुत सिंपल और बहुत इजी चल रहे हैं, ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट डाउट आया नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। Now, instance of operator is just a comparison operator which returns only Boolean values. Boolean values यानी कि true and false. It is used to check whether the object is an instance of specified type or not. हमें बस ये compare करके बताएगा कि हमने जो particularly object हमने इसमें दिया है, क्या वो उस specified type, उस class का है कि नहीं, fine. एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि इफ वी अप्लाई द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर विद एनी वेरिएबल दैट हैज नल वैल्यू, इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। ये याद रखना, आगे कभी भी अगर नल वैल्यू आती है तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। अब हमने जैसे इस आउटपुट में देखा है कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है एनिमल, उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई है dog1 विच इज एक्सटेंडिंग दैट एनिमल क्लास, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है D, और हम यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की मदद से पूछ रहे हैं कि क्या D इंस्टेंस ऑफ एनिमल है, यानी कि D इज अ टाइप ऑफ एनिमल, ये क्वेश्चन है। आंसर इज ट्रू, यस, D dog1 का ऑब्जेक्ट है, dog1 इज अ एनिमल, आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर dog2 क्लास बनाई होती और dog2 में हमने आगे नल रखा होता, अब हमने जब पूछा है कि D इंस्टेंस ऑफ dog2, ऑब्वियसली हमने अभी ऊपर पॉइंट में देखा था कि कभी भी नल वैल्यू असाइन हो तो आउटपुट विल बी फॉल्स, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब एक सिंपल सा कोड है आपके लिए, आप एक बार देखो इसको कि इसमें क्या हो रहा है एंड देन इसका आउटपुट बताओ, ठीक है। यहाँ पर एक एनिमल क्लास है, उसके 3 चाइल्ड क्लासेस बनाई है, मैमल, रेप्टाइल और डॉग, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखो कि क्या आउटपुट ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा कि क्या होगा। आंसर इज ट्रू ट्रू ट्रू, फाइन, तीनों के ट्रू होंगे आंसर। ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू सुपर कीवर्ड नाउ, ठीक है। सुपर इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास, ठीक है। Whenever you create the instance of subclass and instance of parent class is created implicitly. जैसे मान लीजिए अगर हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है, हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है और हमने ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाई है, ठीक है। अगर इफ समहाउ वी वांट के ग्रैंड चाइल्ड क्लास में हम है और हम पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं वो कॉल हो तुरंत, तो हम वो कर पाएंगे नहीं। हम पहले चाइल्ड क्लास के पास जाएंगे, चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल करेंगे, उस चाइल्ड क्लास के मैसेज उस मेथड के अंदर हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, फिर वो वहां पर कॉल होगा, फिर वो उसका आउटपुट यहाँ आएगा ग्रैंड चाइल्ड क्लास के पास, फिर वो चाइल्ड क्लास से ग्रैंड चाइल्ड क्लास में पास होगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये शॉर्ट में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड से डायरेक्टली पेरेंट क्लास में कॉल होगा, ठीक है। अब सुपर कीवर्ड के 3 मेन यूजेस होते हैं, 1 to refer immediate parent class instance variable, second
to invoke immediate parent class method and third to invoke immediate parent class constructor. ठीक है, हम यहाँ पर एक पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, पेरेंट क्लास मेथड और पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, तीन यूजर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल के मेथड पे अगर हम चलते हैं, तो अगर आपके कोड में अगर सुपर कीवर्ड ना हो तो कैसे वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल, जिसमें हमने इंट स्पीड रखी है 50। हमने उसे चाइल्ड क्लास बनाई है बाइक, जिसमें हमने स्पीड रखी है 100। ठीक है, डिस्प्ले मेथड बनाया है जस्ट टू प्रिंट द स्पीड। ठीक है, अब हमने अब जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम जब डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट गया यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज मेथड पे। यहाँ पर डिस्प्ले मेथड में हमने क्या किया कि प्रिंट करवाया स्पीड। अब स्पीड ऑब्वियसली ये बाय क्लास के अंदर डिक्लेयर है, तो ऑब्वियसली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्पीड इक्वल्स टू 100। ठीक है, यहाँ हो गया। अब अगर सुपर कीवर्ड यूज किया होता तो क्या होता। पूरा कोड सेम है, बस यहाँ पर स्पीड की जगह सुपर डॉट स्पीड कर दिया है। ठीक है, उससे फिर ये वाले 100 प्रिंट नहीं होगा, वो पेरेंट क्लास के पास जाएगा और पेरेंट क्लास की स्पीड का वो प्रिंट करेगा वैल्यू, यानी कि आंसर वुड बी 50। ठीक है, ये यूज आ गया सुपर कीवर्ड का। अब हम देखेंगे पेरेंट क्लास मेथड में, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लास बनाया है पर्सन, जिसमें हमने मैसेज मेथड डिक्लेयर किया है, उसके अंदर आउटपुट दिया है वेलकम। ठीक है, स्टूडेंट एक इनहेरिट किया है क्लास, जिसके अंदर हमने मैसेज मेथड रखा है, उसके अंदर आउटपुट दिया है वेलकम टू जावा। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज में हम डिस्प्ले मेथड में हम मैसेज को कॉल कर रहे हैं और सुपर डॉट मैसेज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एस ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस एस ऑब्जेक्ट से जब हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्प्ले के पास गया, सबसे पहले मैसेज मेथड को कॉल हुआ। ठीक है, मैसेज मेथड गया यहाँ पर और कौन सी लाइन प्रिंट हुई, वेलकम टू जावा। ठीक है, ये लाइन प्रिंट करके वो वापस नीचे आया, सुपर डॉट मैसेज था यानी कि पेरेंट क्लास का मैसेज मेथड, तो वो सीधा यहाँ गया और कौन सी लाइन प्रिंट हुई, वेलकम। ठीक है, ये आ गया समझ में कि पेरेंट क्लास मेथड को कैसे इन्वोक करता है सुपर कीवर्ड। सुपर डॉट मैसेज से हमेशा सुपर क्लास के मैसेज मेथड को ही कॉल जाएगा। फाइन। अगर प्रोग्राम में सुपर कीवर्ड ना यूज होता तो कितना लेंदी हो जाता। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है एस डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर हमने डिस्प्ले मेथड के पास गए, हमने यहाँ पर मैसेज मेथड को डिक्लेयर किया ताकि वो सुपर क्लास के पास जाए। मैसेज मेथड ऊपर है यहाँ पर, इसके पास हम गए, यहाँ पर लाइन प्रिंट हुई वेलकम। जैसी लाइन प्रिंट होगी ये वापस आएगा। अब इस स्टूडेंट क्लास के जो मेथड्स होंगे उनको ये डिक्लेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ मेथड रखा है, इनके जो मेथड्स होंगे ये उनको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि सुपर कीवर्ड के बिना हमने कैसे रन किया है। फाइन। अब यहाँ पर हम थर्ड यूज पे आते हैं, इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हीकल एक पेरेंट क्लास बनी है, जिसमें हमने व्हीकल मेथड लिया है, लाइन प्रिंट करवाई है व्हीकल इज क्रिएटेड। ठीक है, बाइक क्लास ली है चाइल्ड क्लास, उसमें बाइक मेथड है और उसके अंदर हम सुपर मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट है बाइक इज क्रिएटेड। अब हमने जब ये बी ऑब्जेक्ट बनाया है और हम इस बाइक मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ बाइक मेथड के पास जाएगा। हमने कुछ नहीं, बस ये सुपर मेथड ही कॉल किया है। ठीक है, सुपर मेथड यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड, यानी कि अपने आप व्हीकल के पास जाएगा, लाइन प्रिंट होगी व्हीकल इज क्रिएटेड। ठीक है, व्हीकल इज क्रिएटेड के बाद ये वापस आएगा और यहाँ पर ये वाली लाइन बाइक इज क्रिएटेड ये प्रिंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीकल इज क्रिएटेड प्रिंट होगी, उसके बाद में बाइक इज क्रिएटेड प्रिंट होगी। ठीक है, इजी ना। अब बढ़ते हैं एग्रीगेशन की तरफ। एग्रीगेशन इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू रेफर वन वे रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अभी तक हम देखते आए हैं कि इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वैसे ही एग्रीगेशन में हैज अ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसमें मेन फर्क क्या है कि चाइल्ड इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इनहेरिटेंस हम कर रहे हैं, अगर हम पेरेंट क्लास को हटा देते हैं तो चाइल्ड क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्रीगेशन में इट कैन।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने स्टूडेंट बनाया है, स्टूडेंट में हमने नेम और एड्रेस डिक्लेयर किया है, ठीक है। और उस एड्रेस भी, ये एड्रेस भी एक क्लास है जिसके अंदर हाउस नंबर और लोकेलिटी डिक्लेयर हुई है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है ये बात देख लेते हैं कि जैसे हमने कार एक क्लास बनाई है, उससे हमने एट्रीब्यूट्स क्या लिया, रजिस्टर नंबर, मॉडल, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और कॉस्ट, ठीक है। अब हमने एक उसके अलग अलग टाइप्स मतलब बना दिए हैं, इनहेरिट कर दिया है, यानी कि हैचबैक, सेडान और एसयूवी विद डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ कोर्स। हैचबैक में कार्गो वॉल्यूम है, स्टाइलिंग है, सेडान में पिलर्स है, सेडान टाइप है, एसयूवी में फ्यूल एफिशिएंसी है, स्पेस है। हमने क्या किया कि फीचर्स को इनहेरिट किया ही, साथ ही साथ अपने फीचर्स भी मॉडिफाई कर दिए, ठीक है। एग्रीगेशन कैसे काम करता है कि जैसे हमने क्लास बनाई है इंजन, उसके हमने एट्रीब्यूट्स रखे हैं, इंजन नंबर, इंजन में एक व्हील क्लास बनाई जैसे हम थिकनेस, रेडियाई, मॉडल रखा है। और हमने क्लास बनाई है कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने इन दोनों क्लासेस को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं एग्रीगेशन में कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि इंजन और व्हील्स इटसेल्फ इज अ सम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि हाँ वो भी एक्चुअली काफी ऑब्जेक्ट्स का सम है, ठीक है। तो कार हैज अ इंजन, कार हैज व्हील्स, यहाँ पर हैज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है, फाइन। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो इट्स रिलेशनशिप, इट इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लास बनाई है सुपर क्लास और उसके एक सब क्लास है स्टूडेंट, अगर हम क्लास को डिलीट कर देते हैं स्टिल स्टूडेंट्स स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। यही मेन एडवांटेज होता है एग्रीगेशन का। एंड सेकेंड मेन एडवांटेज इज टू मेंटेन द कोड रियूजेबिलिटी, ठीक है। इसमें भी हम कोड को वापस से रीयूज कर सकते हैं। अब व्हेन टू यूज एग्रीगेशन एंड व्हेन टू इनहेरिटेंस, ठीक है। जब हमें किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती मॉडिफाई करने की, हमें मॉडिफाई नहीं करना, हमें बस एक एक्सटर्नल क्लास बना के इंटरनल क्लास के वेरिएबल्स को इनहेरिट करना है, तो हम उसके लिए एग्रीगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, फाइन। नाउ लेट्स सी वन कोड, एग्रीगेशन के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। एक कोड है बस, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आई एम श्योर इससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, एड्रेस क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लेंगे स्ट्रिंग कंट्री 8 8 पिन कोड। इतना आ गया समझ में। हमने यहाँ पर क्लास डिक्लेयर कर ली है एड्रेस। अब हमें यहाँ पर इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है, पब्लिक एड्रेस इंट पिन कोड, पैरामीटराइज्ड है तो सारे एट्रीब्यूट्स हमको यहाँ लिखने होंगे, कंट्री स्टेट, फाइन। अब यहाँ पर हमें दिस वर्ड यूज करके एंटिटी रेफरेंस बनाने होंगे इन एट्रीब्यूट्स के, तो दिस डॉट कंट्री इक्वल्स टू कंट्री, this dot pin code equals to pin code, this dot state equals to state, फाइन। हमने यहाँ पर ये क्लास बंद कर दी, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अब हम इसी की तरह एक और क्लास बनाएंगे, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 एट्रीब्यूट्स लेंगे, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम,
एंड एड्रेस ADDR। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी आर क्रिएटिंग एंटिटी रेफरेंस ऑफ एड्रेस क्लास हियर। ठीक है, हम यहाँ पर किसी एंटिटी रेफरेंस एट्रीब्यूट्स का नहीं बना रहे। जैसे यहाँ पर हमने इन 3 एट्रीब्यूट्स का एंटिटी रेफरेंस बनाया था। ठीक है, हम यहाँ पर पूरी पूरी एड्रेस क्लास का इंक्लूडिंग कंट्री, स्टेट एंड पिन कोड उसका एंटिटी रेफरेंस बना रहे हैं। ठीक है, आगे इसका यूज समझ में आएगा। अब ऊपर की तरह यहाँ भी हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। पब्लिक एम्प्लॉय, इसके अंदर हम रखेंगे इंट ID, string name and address ADDR। फाइन, इसके अंदर भी हम दिस कीवर्ड यूज करके सब के एंटिटी रेफरेंस बनाएंगे। ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट ADDR इक्वल्स टू ADDR। फाइन, अब हमने यहाँ पर एक मेथड बनाना है जो कि इन लाइंस को प्रिंट करा सके। ठीक है, we'll write void display। इसके अंदर हम डालेंगे system dot out dot println। इसके अंदर हम डालेंगे ID is plus ID। फाइन, और ऐसे ही हम बाकी 2 एट्रीब्यूट्स को भी प्रिंट कराएंगे। फाइन, यहाँ पर हम नेम प्रिंट करवा लेते हैं। नेम, कंट्री। अब यहाँ पर कंट्री है, कंट्री एक एड्रेस क्लास का एक एट्रीब्यूट है जिस एड्रेस क्लास के हमने यहाँ पर एंटिटी रेफरेंस बनाई है। ठीक है, यहाँ पर पूरी एड्रेस क्लास की रेफरेंस बनाई है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली कंट्री नहीं लिख देंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ADDR डॉट कंट्री। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम यहाँ पर इस डिस्प्ले मेथड को बंद कर देंगे एंड अब हम यहाँ पर मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक टिक void main string args एंड ओवर। फाइन, यहाँ पर हम एक एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विद नेम AD1 लेट्स से न्यू एड्रेस। अब यहाँ पर हमने एड्रेस क्लास के अगर देखें तो इसमें क्या है, पैरामीटर्स में पिन कोड, कंट्री एंड स्टेट। तो हम वहाँ भी पिन कोड, कंट्री और स्टेट रख देते हैं। पिन कोड लेट्स से 1122। ठीक है, कंट्री इंडिया एंड लेट्स से स्टेट दिल्ली। अब हमें जैसे एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है वैसे हमें एम्प्लॉय क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लेट्स से H। ठीक है, न्यू एम्प्लॉय। और अगर हम एम्प्लॉय क्लास के पास जाएं तो हम यहाँ का देखते हैं कि इंट ID, नेम और एड्रेस, ये 3 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ID लेट्स कीप इट 1। ठीक है, नेम लेट्स कीप राशि एंड फॉर एड्रेस हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे AD1। फाइन, so दैट उस AD1 ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पिन कोड, हमारी कंट्री, हमारा स्टेट आ जाए। ठीक है, और हम यहाँ पर क्लासेस क्लोज कर देंगे। फाइन, ये हमारा एग्रीगेशनल कोड बना है, लेंथी है बट इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई एक बार इसको ध्यान से देखे तो यस इट्स अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब हम यहाँ पर रन करवाते हैं एम्प्लॉय डॉट जावा, नो एरर, जावा एम्प्लॉय।
Just a second. ओके हमने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल नहीं किया है, हम यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेते हैं। Now save. No error. आउटपुट क्या है? ID is 1, नेम इज राशि, कंट्री इज इंडिया। फाइन। अब अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर जाएं और इस लाइन को स्टेट के लिए भी वैसे ही प्रिंट करवा दें, नथिंग विल चेंज आई गेस। स्टेट इज output is ID is 1, name is Rashi, country is India and state is Delhi। ठीक है, एग्रीगेशन कोड का मतलब समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एग्रीगेशन के मेथड्स की। एंड विद दिस कोड वी एंड आवर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट ऑल। फीडबैक फॉर्म्स भर देना, एक बार कोई डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज मी, कोई भी डाउट हो। एंड प्लीज असाइनमेंट एक बार जरूर देख लेना सो दैट आपके कंफ्यूजन दूर हो और आगे के सेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।